नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुष्मिता तिवारी, आप जी दिनाल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद पहावा साहब हालाते हाजरा के साथ एएनए न्यूज़ की हिंदी सुरमा में। वक्त सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको भी जी, सर, सलामत रखे 14 आपको। अगस्त है अर्थात स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, लेकिन कभी सल्तनत हिंद का हिस्सा रहे पड़ोसी देश वाले आज अपना जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ऐसा क्यों? इसको मज़ाक के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते। पहली बात तो ये है कि उनको आज़ादी किससे मिली वो खुद नहीं जानते। जी। आज़ादी मिली हिंदुस्तान को, इंडिया को, और वो आज़ादी मिली महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर। जी। आज तक के रिकॉर्ड में आप कहीं भी देखेंगे तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हो या कोई भी मुस्लिम लीग के लीडर हो या आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो, हुँ। किसी को भी अंग्रेजों ने एक लाठी नहीं मारी, 1 मिनट के लिए जेल में नहीं गए, किसी ने अंग्रेजों की मुखालफत नहीं की। जी। लेकिन पार्टीशन होना था, एक खित्ते के अंदर, बड़े-सगीर के अंदर या भारतीय उपमहाद्वीप को एक घाव देना था और उस घाव को इन्होंने नाम दे दिया आज़ादी का। आज यही सवाल वहाँ के कई चैनल्स पर पूछा मैंने कि आपने किससे आज़ादी ली थी, तो वो खुद नहीं बता पाए। कायदे में तो उनको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, अपने बँटवारे का एक हिस्से का सेलिब्रेशन वो कर सकते हैं और उसके लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन ये अपने आप में एक मज़ाक ही होगा कि अगर वो कहें कि हम आज़ाद हो गए थे, आज़ाद तो वो आज तक भी नहीं हुए और अगर महीना 2 महीना आज़ाद रहे हों, तो उसकी कोई गिनती नहीं होती है 77 साल के इतिहास हुँ। के अंदर। हुँ। तो मैं नहीं सर, क्या मानता कि पाकिस्तान जी। को हक है कि वो हुँ। आज़ादी की सालगिरह सर, मनाए। देश का बँटवारा ज़रूरी था, इस पर आपकी क्या राय है? देश का बँटवारा हमें सुनाया तो यही कहा गया है, हुँ। इतिहास में बताया यही गया है, चाहे हमारी सरकारें यहाँ की हों या वहाँ की हों, कि ये बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। ये हुँ। हिंदू-मुस्लिम के लिए हुआ है, लेकिन ये सरासर झूठ है। जो टू नेशन थ्योरी हुँ। सबसे पहले सावरकर ने इंट्रोड्यूस की थी, उसके बाद उसको जिन्ना ने पकड़ लिया था। वो टू हुँ। नेशन थ्योरी अगर एक्यूरेट होती, तो खुद पाकिस्तान के 2 टुकड़े ना होते। और ऐसा हुँ। सिर्फ पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ ही नहीं हुआ कि उसका भारत और पाकिस्तान 2 देश हो गए और वो 2 देश भी बाद में 3 बन गए, जिसमें बांग्लादेश भी जुड़ गया। ऐसा कोरिया के साथ भी हुआ, ऐसा जर्मनी के हुँ। साथ भी हुआ और ऐसा और देशों के साथ भी हुआ। हुँ। लेकिन वहाँ तो कोई धर्म नहीं था, वहाँ तो कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं था। तो ये हुँ। सबसे बड़ा झूठ है कि भारत और पाकिस्तान का बँटवारा धर्म के नाम पर हुआ या हुँ। हिंदू-मुस्लिम के नाम पर हुआ। मैं नहीं हुँ। इस बात को मानता और कहीं तक भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, तो यहाँ के सभी मुस्लिम वहाँ चले गए होते और वहाँ के सभी हिंदू यहाँ आ गए होते। जबकि 12 अगस्त 1947 तक जो हुँ। वहाँ के गैर मुस्लिम थे, वो भारत नहीं आए थे। वो लाहौर में रुके हुए थे और तब तक ये हुँ। डिसाइड था कि वो 15 अगस्त के बाद वापिस अपने-अपने घरों में चले जाएँ। हुँ। सर, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? इस पर आप क्या सोचते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आप माने तो इंसानियत का हुआ, सियासत का नहीं हुआ। हुँ। चर्चिल ने 1938 में जब आज़ादी के लिए बात करनी शुरू की थी और उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया था, तो जी। उन्होंने अपनी संसद में कहा था कि मैं इस बर्रे-सगीर में और इस खित्ते में, हुँ। जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं या अहले हिंदुस्तान कह सकते हैं आप, हुँ। इसमें मैं सिविल वॉर की सिचुएशन के हालात पैदा कर दूँगा हुँ। और यहाँ पर एक ऐसा गृह युद्ध हो जाएगा कि विदिन 25 ईयर्स ये खुद बुलाएँगे अंग्रेज़ों को कि आएँ और आप हम पर राज करें, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं कि हम शासन कर सकें। हुँ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की तरफ से या भारत की तरफ से जो लीडरशिप थी, हुँ। जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे और बाकी भी लोग थे, जी। मौलाना आज़ाद थे, ये खुद ब्रिटेन से पढ़े हुए थे अंग्रेजी और उनकी चालों को, उनकी हर चीज़ को हुँ। बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो ये उनकी कमजोरियों को समझते हुए मुल्क को लोकतंत्र बचाकर यहाँ तक ले आए। जी। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनके दूर विरोधी हिंदू महासभा वाले थे,
उनको भी अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया। जबकि वहां मोहम्मद अली जिन्ना के मैं तो कहूंगा कि उनका कत्ल ही हुआ। उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी की जो फिलॉसफी थी वो खत्म हो गई। कोई गुंजाइश बची थी तो नवाब लियाकत अली खान के कत्ल के बाद, शहादत के बाद वो खत्म हो गई। अगर फिर भी किसी ने थोड़ा बहुत सोचा था तो मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कत्ल के बाद खत्म हो गई। और अयूब खान ने इनिशियल ही स्टेट्स में वहां पर कब्जा करके मार्शल लॉ लगा दिया। और जैसे हमने सिर्फ 3 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर अपना संविधान खड़ा कर लिया था, वहां 23 साल के बाद वो लोग अपना आईन बना सके। और शायद पहला इलेक्शन वहां 1970 में हुआ, 1970 में, आजादी के कितने साल बाद। और जबकि हमारे यहाँ पहला इलेक्शन और हमारे यहाँ चुना हुआ प्रधानमंत्री 1952 में आ गया था। जी। तो ये फर्क आज तक है। आज भी वहां पर हालात आप कह नहीं सकते कि वो आजादी वाले हैं। हाँ, बांग्लादेश को कह सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1971 में आजादी के बाद उन्होंने अब दोबारा से आजादी अपनी हासिल की है, वहां की तानाशाह की सत्ता को उखाड़ने के बाद। जी। पर जिस प्रकार से गए हुए मुस्लिम मुहाजिर और आए हुए गैर मुस्लिम पंजाबी कहलाते हैं, क्या अब इनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी भी वहीं खड़ी है? या बहुत कुछ बदल चुका है? इसे कैसे देखते हैं? इस सवाल का जवाब तो वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं जो आज भी किसी को बाबर की औलाद और किसी को औरंगजेब की औलाद कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि ये आपकी भैंस छीन कर घुसपैठियों को दे देंगे। वो घुसपैठिए किन को कह रहे थे? अगर वो मुस्लिम को कह रहे थे, जैसा उन्होंने पहले दूसरे भाषण में कहा था, तो मुस्लिम्स को आए हुए तो यहाँ 700 साल हो गए हैं। बाबर को 600-700 साल हो गए हैं। अगर वो 600-700 साल के बाद भी, हालांकि मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान, भारत के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं, इसमें 99.9% वही लोग हैं जो भारत के मूल निवासी रहे होंगे। जो वहां से आए थे वो लोग तो हिजरत कर गए, वापस पाकिस्तान चले गए। आपको यहाँ ओरिजिनल मुगल, पठान, ओरिजिनल सैयद बहुत कम मिलेंगे। कहने को तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, लेकिन कहने से तो कोई पठान का बच्चा नहीं हो जाता ना। उसके लिए उतनी शक्ल और अकल भी होनी चाहिए। तो अगर 700 साल के बाद भी किसी कौम को घुसपैठिया माना जाता है या घुसपैठिया कहा जा सकता है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि सिर्फ 70 या 80 साल के यही अंतराल में वो लोगों की कौम चेंज हो जाएगी या उनकी संस्कृति चेंज हो जाएगी? हालांकि वहां के लोगों ने तो अपने आप को इतना बदला नहीं है। जो यहाँ से मुहाजिर गए थे वो आज भी अपने को संभाल के हुए, अपने कल्चर को संभाल के रखे हुए हैं। लेकिन जो लोग वहां से आए थे, जिनको हम पंजाबी कहते हैं, उन्होंने अपने एरिया के हिसाब से, वो जहां स्टैब्लिश हुआ, अपने आप को बहुत बदल लिया, अपनी लैंग्वेज को बदल लिया। और तो और सरकारी कागजात में 1947 में ही अपना धर्म और अपनी मातृभाषा को भी बदल लिया था, क्योंकि उनके साथ मजबूरी थी, वो लूटे पीटे लोग थे। लेकिन आज भी वो पंजाबी कहलाते हैं। और जो गैर पंजाबी हिंदू जिनको आप कहते हैं, चाहे उसमें बनिए हों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हों, कोई पंजाबी के बच्चे के यहाँ रिश्ता लेकर नहीं जाएगा या रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा अगर वो जातिवाद को और धर्म को मानता है। वो आज भी पंजाबी पंजाबी ही होता है और लाला जी होते हैं। तो ये अंतर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से जहर घोल दिया गया है हमारे समाज के अंदर, जैसे सोच हमारी बदल दी गई है, ये जल्दी से इसमें कोई बदलाव आने वाला। सर, जाते-जाते एक बार फिर अपनी नानी जी की घटना बता दीजिए, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के कॉलर को पकड़कर झकझोर दिया था और आज वो इतिहास का किस्सा बन चुका है सर। आपने नानी के मुतालिक बात की, यकीनन वो इतिहास का एक हिस्सा है और बहुत बार रिपीट हो चुकी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस बताऊं कि ब्रिटिश इंडिया के काल में 2 ही तरीके के लोग होते थे, या जमींदार 2 तरीके के होते थे, पैसे वाले, बाकी तो रियाया थी। एक तो वो लोग थे जो सरकार से और सरकारी अधिकारियों से अपने ताल्लुकात बना के रखते थे, और एक वो थे ज्यादातर जो लोग गांधीयन थे, जो आजादी के दीवाने थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे ननिहाल वाले जो हैं वो अंग्रेजों के साथ थे, या
वहाँ के नौकरशाही के साथ थे और हमारी जी। जो दादा वाली फैमिली है वो गांधी जी के साथ थी। जी। तो हमारे नाना और हम के नाना ने तो अपने हमारे परनाना के नाम से अपना शहर भी बसाया था, जो आज तक मौजूद है और उसी नाम से है। और वहाँ जी। उनका पर्सनल रेलवे स्टेशन भी था इंडिविजुअल, जी। वो आज भी मौजूद है और उसी नाम से है। ये वहाँ की सबसे बड़ी बात, अच्छी एप्रिशिएबल बात है कि उन्होंने जी। बदला नहीं। तो जब वो लोग वहां से माइग्रेट होकर आए, हिजरत करके आए या फरारी हाँ। करके आए, जो भी आप कह लें, तो हमारी नानी के नेफे में कम से कम किलो सवा किलो सोना बंधा रहता था। हुँ। तो वहां से आने के बाद वो किंग्सवे कैंप है यहाँ दिल्ली में, हडसन लेन, जी। जहां पर शरणार्थियों के लिए कैंप लगे थे, वो टेंट में रह रहे थे। अब जमींदार की बेटी या बहू, और वो इस तरीके से शरणार्थी बन के रहे और हाथ फैला के रोटियों के इंतजार करे, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये आप अच्छी तरह एहसास कर सकते हैं। बिल्कुल। अक्टूबर की शुरुआत थी, सर्दी शुरू हो गई थी, तो मिसेस गांधी और जवाहरलाल नेहरू वहां शरणार्थियों के बीच में कंबल बांटने के लिए आए शाम जी। के टाइम। हमारी नानी को पता लगा पंडित नेहरू आए हैं, जी। तो इनको ज्यादातर लोग जवाहरलाल नेहरू नहीं, पंडित नेहरू कहते थे। वो गुस्से वाली थी, बहुत बड़े जी। घर की थी और बड़ी स्ट्रांग रही हैं अपने उसमें। तो उन्होंने हुँ। सीधा जाके एकदम नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली और उनसे पूछा, वे नेहरू, वे पंडित, दस तेरी आजादी दा सानू की लबे? कि पंडित जी बताओ, तुमने आजादी ले ली, तुमने देश बना लिया, हमें क्या फायदा हुआ? जी। हम तो बर्बाद हो गए, अपना सब कुछ लाद के यहाँ हम एक शरणार्थी की तरह, एक भिखारी की तरह सड़क पर लेटे हुए हैं। हुँ। तो पंडित नेहरू जी ने बड़े प्यार से उनका हाथ उठाया और बोला, माँ, यही सबसे बड़ा तुझे हासिल हुआ है कि तू यहाँ के वजीर आजम के कॉलर पे और उसके गर्दन पे हाथ डाल सकती है। और जो तेरे नेफे में माल बंधा हुआ चमक रहा है ना, मैं गारंटी देता हूं कि इस पे कोई मैली नजर से नहीं देखेगा। और जब तक तू है, तेरे बच्चे हैं, बेटियां हैं, कोई इन पर टेढ़ी निगाह भी नहीं कर सकेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और बस यही सबसे बड़ी मेरी आजादी की तुम्हें इनाम है। ये यही सबसे बड़ी आजादी है। बाकी आप हुँ। बेफिक्र रहें, अच्छा बुरा दिन आता है, इंसान बुरा नहीं होता, हालात कई बार बुरे हो जाते हैं और वक्त कभी रुकता नहीं। अगर किसी का अच्छा वक्त है तो वो भी नहीं रुकेगा और किसी का बुरा वक्त है तो वो भी नहीं रुकेगा। जी। पंडित जी बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, जी। पंजाबी तो नहीं बोलते थे। और हम लोगों के यहाँ शुरू से उर्दू, फारसी और पंजाबी ही बोली जाती रही है। जी। हालांकि जब 47 में आए तो आरएसएस ने एक खास मुहिम चला के सबको मोटिवेट किया था कि वो अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी लिखें और अपने आप को हिंदू बताएं। जी। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर आज नानी जिंदा होती तो क्या करती। उम्मीद करें कि अगर आज नानी और नेहरू जी दोनों जिंदा होते तो आमने सामने होते तो नानी क्या करती। जी। शायद नानी नेहरू जी का गला दबा के और अच्छे तरीके से झिझोड़ के पूछती, हुए पंडित, अगर ऐसी ही आजादी देनी थी तो तूने हमारी कुर्बानियों पर लानत डाली है। आज जिसे हम सरहद कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वहां से हमारे मुल्क की सरहद खत्म होती है और कुछ लोग कहते हैं कि वहां से हमारे मुल्क की सरहद शुरू होती है। उस जी। 9 इंच की सफेद पट्टी के नीचे हमारे बुजुर्गों का कितना खून है, हुँ। इसका एहसास वही कर सकता है जिसने उस लकीर को देखा हो, जिसने उस सड़क को, उस सरहद को पार करके देखा हो, या जो सरहद के इस पार खड़ा होकर देख रहा हो कि कभी हुँ। वो मेरा वतन था। तो देशवासियों को, भारतवासियों को आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर। बेशक आप कुछ भी करें, लेकिन याद रखें हमारी नानी को और उस पीढ़ी को जिसने कुर्बानियां देकर इस झंडे को, इस तिरंगे को अपने दम पर, अपनी हड्डियों के डंडे पर खड़ा करके रखा। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का और आपको भी बहुत-बहुत मुबारकबाद स्वतंत्रता दिवस की और जनता को भी बहुत-बहुत मुबारकबाद स्वतंत्रता दिवस की। नमस्कार।